हेलो गाइस। सो एक्सरसाइज 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, उससे आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये ज्यादा बेटर है यार। ठीक है, बोर्ड पे पूरा लिखने में थोड़ा सा ना आलस आता है, घंटा लगता है। यहाँ एक एक कंसेप्ट को समझेंगे, इंपॉर्टेंट चीज भी मिस नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है अपना? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, प्रीवियसली आई होप सो कि जो इससे पहले वाली चीजें जो आपको बताई गई है वो आप अच्छे से करके आ गए होंगे। ठीक है, तो अब से अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? तो ध्यान से समझना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है। पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूँ, फिर अपन इसका रीडिंग करेंगे। तो ये बोल रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर ले लें आप। कैसा? कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लें। कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, उसका बेसिक देख लेते हैं एक बार। तो आपको पता है कि नंबर स्टार्ट होते हैं काउंटिंग नंबर 1 से। तो 1 हो गया आपका, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, ये नंबर्स हैं। ठीक है, इन नंबरों को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो भैया 1 को छोड़ दो, 1 तो भगवान होता है, हमने बोला हुआ है इस चीज को, तो 1 के बारे में तो बात ही नहीं करेंगे। तो बाकी जो कैटेगरी है इसको अपन प्राइम और कंपोजिट दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। अब इसमें प्राइम कौन से और कंपोजिट कौन से हैं? तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसको कोई और नहीं मार सकता। यानी सिंपल सी चीज है, प्राइम नंबर वो नंबर हो गया, प्राइम है यार, उसके पास कुछ पावर बनी हुई है, और वो पावर क्या है कि क्या तो वो खुद से ही कटेगा या 1 से कटेगा। इसका मतलब कटने का मतलब क्या होता है? डिवाइड होगा। और डिवाइड होने का मतलब क्या होता है? उसके फैक्टर की बात कर रहे हैं। जैसे मैं 2 की बात करूं, तो आप 2 की बात करें तो 2 के दो ही फैक्टर, एक 1 है और एक 2 है। इसको और को डिवाइड नहीं कर सकते आप फर्दर। ठीक है, 3 की बात करूं, 3 के भी दो ही फैक्टर है, 1 और 3। ठीक है, अगर मैं 5 की बात करूं, 5 के भी दो ही फैक्टर निकल के आ रहे हैं, 1 और 5। और यहाँ पे 7 के भी दो ही फैक्टर निकल के आ रहे हैं, 1 एंड 7। ठीक है, एक कैटेगरी तो नंबर को आपको ये दिखाई दे रही है। अब मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4, क्योंकि 1 को छोड़ दिया, 2 3 अपन कवर कर चुके हैं। 4 पे नजर डालो। 4 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 खुद से भी डिवाइड होता है 4 से। ठीक है, ऐसे आप 6 पे नजर डालो। 6 1 से भी डिवाइड होता है, 6 2 से भी डिवाइड होता है, 6 3 से भी होता है, और 6 6 से भी होता है। आपको कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है दोनों में? यस। कि इस वाली कैटेगरी की अगर हम बात करें, जैसे 2 3 5 7 वाले, क्या तो 1 से होते हैं या इटसेल्फ खुद से। 1 से होगा 3 या खुद से, 5 1 से हो रहा है या खुद से, 7 1 से हो रहा है या खुद से। बट 4 देखो, 1 और खुद के अलावा भी कोई और है जो मार के चला जाता है, जैसे 2। 6 1 और खुद के अलावा भी और नंबर्स हैं। ठीक है, इसका मतलब जो नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं प्राइम होते हैं, और जो नंबर 1 और खुद के अलावा भी किसी और से डिवाइड हो, क्योंकि 1 और खुद से तो हर कोई होता है भाई। 1 से तो डिवाइड हर कोई नंबर हो जाता है, खुद से डिवाइड होता है 1 टाइम। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो आई होप सो प्राइम और कंपोजिट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इससे आपको एक कंक्लूजन और निकलता है कि जैसे आपके मन में आ रहा हो सर, तो फिर तो ओड नंबर हो गए प्राइम, इवन नंबर हो गए ये कंपोजिट। गलत। आप अगला एग्जांपल लो 9 का। 9 की बात करोगे, 9 1 से भी होता है, 9 से भी होता है, बट 9 3 से भी होता है। ठीक है, तो 9 भी क्या हो गया आपका? कंपोजिट नंबर हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं आपको, यानी कि सिंपल चीज निकल के आ रही है कि कोई भी इवन नंबर जो होगा, एक बार इवन की बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि कोई भी इवन नंबर होगा, जैसे मैंने 8 लिया, 12 लिया, 10 लिया, 14 लिया, ये हर कोई, जैसे 14 है 7 से भी होता है, बट 2 से तो हो रहा है ना। यानी कोई भी इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। इवन की डेफिनेशन ये होती है कि हर इवन नंबर किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। इसका मतलब हर इवन नंबर कंपोजिट होगा, क्योंकि वो एक नंबर एक्स्ट्रा से डिवाइड तो हो रहा है। तो 2 को छोड़कर, 2 तो प्राइम है, 2 को छोड़कर जितने भी इवन बचे, 4 2 से डिवाइड, 6 2 से डिवाइड, सर 3 से भी तो हो रहा है। अरे 3 ऐसे तो बहुत निकल के जाएंगे। ठीक है, बट आपको जल्दी चेक करना होता, आप कहोगे ना हाँ इवन नंबर है, 2 से तो डिवाइड होता ही है, मतलब कोई ना कोई तो उसको मारने वाला एक्स्ट्रा बैठा हुआ है। ठीक है, तो हर इवन नंबर एक्सेप्ट क्या, 2, सारे क्या होते हैं? क्या होते हैं सारे? कंपोजिट नंबर होते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, अब ओड इवन के चक्कर में मत पड़ना है इसके अंदर। नंबर का आपको देखना है फैक्टर है या नहीं है। अगर इसका कुछ भी फैक्टर निकल के आ गया 1 और इटसेल्फ के अलावा, तो वो बन जाता है कंपोजिट। अब थ्योरम क्या बोलती है? फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक बोलती है आपकी कि कोई भी कंपोजिट नंबर, क्या बोलती है थ्योरम ये? कि कोई भी कंपोजिट नंबर, इसकी डेफिनेशन देखेंगे अपन, लिखी हुई है कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसके प्राइम फैक्टर के टुकड़ों की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सर क्या मतलब है इस चीज का? तो ले लो कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे मैंने 6 लिया कंपोजिट नंबर, तो आप 6 को लिख सकते हो 2 × 3। सर 1 कहाँ चला गया? तो 1 का तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। ठीक है, तो 1 को थोड़ी देर के अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कोई भी कंपोजिट नंबर 6 प्राइम टुकड़ों में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? हाँ जी, लिख सकते हैं। 6 को 2 और 3 की फॉर्म में लिख सकते हो, 2 × 3। ऐसे कोई भी कंपोजिट नंबर लिया मैंने 8, तो 8 को भी लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 8। तो 8 जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ गए? तो यही बोल रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ
इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, लिख के दिखाओ सर 26 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो 26 कैन बी रिटर्न एज 2 से किया 13 टाइम, 13 से किया 1 टाइम, यानी 26 कैन बी रिटर्न एज 2 into 13। तो 2 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम, तो 26 कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, जो कि 2 और 13 है। जैसे अगर हम बात करें 1771, एक प्राइम नंबर, सॉरी एक कंपोजिट नंबर है, जिसको 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23 प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, जो क्लास 8 में आपने सीखा था, जो कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के टाइम पे काम आता था, तो वहां पे आप ऐसे टेबल सी बनाते थे लंबी सी, और फिर 2 से 2 से 2 से 3 3 3 5 5 5 7 7 7 करते थे, वहां पे डिविजिबिलिटी रूल काम आता है। तो सबका डिविजिबिलिटी रूल हमें क्लियर होना चाहिए। जैसे 5313 एक कंपोजिट नंबर है, इसको 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23 एक प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अगर चीजें यहां तक क्लियर हैं तो जरा थोड़ा सा आगे चल लो। ठीक है, तो ये आपका हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यही चीज को एक सेकंड रुके। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा हुआ तो अपन आगे बता देंगे। ठीक है, अब आता है ये क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज को जरा सिंपल वे में समझा देता हूँ। ये क्या है जो आपको नजर आ रहा है इस टाइम स्क्रीन पे, दिस इज नोन एज फैक्टर ट्री। क्या है भाई ये एक फैक्टर ट्री है। फैक्टर ट्री इस बात का क्या मतलब, जैसे फैमिली ट्री नहीं बनाते बचपन के अंदर, प्रोजेक्ट देते हैं आपको स्कूल के अंदर कि आपको फैमिली ट्री बनाए, आप ग्रैंडफादर को सबसे ऊपर रखते हो। ठीक है, उसके बाद उनके बच्चे जो भी आपके पापा अंकल वगैरह हैं या बुआ जी वगैरह है, उसके बाद उनके बच्चे, तो फैमिली ट्री बन गया। तो ये फैक्टर ट्री है। मैं आपको छोटे एग्जांपल से बताता हूँ इस चीज को। जैसे मान लो मुझे 54 का फैक्टर ट्री बनाना है, तो मैंने 54 को लिखा, 54 को आगे डिवाइड करो। तो आप पहले एक काम करो, साइड में 54 के फैक्टर निकालो। तो आपने 2 से किया 27 टाइम, फिर आपने 3 से किया 9 टाइम। ठीक है, फिर आपने 3 से किया 3 टाइम, फिर आपने 3 से किया 1 टाइम। तो क्या मैं 54 को ऐसा लिख सकता हूँ कि इसके पहले 2 टुकड़े कर रहा हूं मैं, एक तो हो गया 2 और एक हो गया 27। बिल्कुल सही है। अब 2 तो आगे टूट नहीं सकता, इसका तो कोई फैक्टर होगा नहीं फर्दर। बट 27 के फिर 2 टुकड़े करे मैंने, क्या करा, एक 3 और एक फिर बच गया 9। क्लियर है? देखो ध्यान से कि 54 इनिशियली था, इसको 2 से ब्रेक किया तो 27 बचा, इस 27 को 3 से ब्रेक किया तो 9 बचा, वो लिख रहे हैं। फिर 3 फर्दर नहीं टूट सकता, लेकिन 9 पे अगर हम ध्यान दें तो 9 बाद में 3 और 3 के फॉर्म में टूटा है। ठीक है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3। तो दिस इज नोन एज फैक्टर ट्री। अब आप कहेंगे सर इसके फैक्टर कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देखो सबसे लास्ट में जो बचा है, जैसे 2 आगे नहीं गया, 3 आगे नहीं गया, 3 आगे नहीं गया, 3 आगे नहीं गया, तो आप इसको 2 into 3 into 3 into 3 लिख सकते हो। चेक भी कर लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 बन रहा है। तो ये होता है आपका फैक्टर ट्री। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उस पर नजर डालनी है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं ऐसा कुछ काम कर दूंगा, जैसे मैंने 2 को मिसिंग कर दिया यहाँ पे, मैंने 9 को मिस कर दिया, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा, बताइए कि जो बॉक्सेस खाली है यहाँ पे क्या फिल करना है। तो आपको खुद को दिमाग लगाना है कि यार 54 टोटल था, 27 एक टुकड़ा है, तो 27 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे 54 बन जाए। कलर चेंज करके समझा देते हैं। तो आप कहोगे सर 54 को बुलाना है मुझे, और 27 एक टुकड़ा है, दूसरा टुकड़ा 2 ही होगा, 27 2 54 होता है। ठीक है, फिर आपने कहा 27 के 2 टुकड़े करने हैं, तो क्या हुआ होगा, 3 और नहीं आ रहा आपको समझ में, क्या है, मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया, तो आप नीचे देखो कि ये जो कुछ भी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ये जो कुछ भी इसके 2 टुकड़े 3 और 3 है, यानी 3 और 3 को मल्टीप्लाई करके मिला होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा 9, और आप दोबारा चेक करो 9 3 क्या होता है 27। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके फैक्टर ट्री से रिलेटेड। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? ठीक है, बड़े नंबर पे आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, मैं अभी आपको बेसिक समझा रहा हूँ। अब आता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एवरी कंपोजिट नंबर, लिखा हुआ है यहाँ पे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। ठीक है, और प्राइम फैक्टर्स। एंड दिस फैक्टराइजेशन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है भाई, इस टेक्नोलॉजी से फेमिलियर होने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप हल्का फुल्का सा पेशेंस रखें जी। क्या बोल रहे हैं, एवरी कंपोजिट नंबर,
ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। एक एग्जांपल लिया, एक कंपोजिट नंबर ले लिया 9, तो 9 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 मल्टीप्लाई 3। 1 इंक्लूड नहीं करते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं हम, जब सिर्फ फैक्टर बताते हैं ना तब 1 को लेके आते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं तो 1 नहीं आता, क्योंकि 1 प्राइम नंबर ही नहीं होता। समझ गए बात को? तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, जैसे अगर मैं बात करूं आपको 54 जैसे अभी हमने लिखा, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एग्जाम्पल दिमाग में रहना चाहिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल लिया करो। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54। ये कह रहा है कि हर कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये बात हमें समझ में आती है, लेकिन बाद में क्या बोल दिया इसने कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ये कह रहा है कि 54 को ऐसे ही लिख सकते हो आप, जहां पे 2 एक बार होगा और जो 3 होंगे वो 3 बार होंगे। यानी कि 54 को लिखने का ऐसा नहीं लिख सकते कि 54 कुछ और तरह से लिखा जा सकता हो, नहीं, वहां पे 2 एक बार ही आएगा और 3 3 बार आएगा। समझ गए? तो ये बात हो गई आपकी कि यूनिकनेस का। ठीक है, लेकिन ये क्या बोला कि ऑर्डर, 2 3 एग्जांपल दूंगा मैं कि ऑर्डर, तो यानी कहने का मतलब है कि आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, पहले 3 लिख लो, बाद में 2 लिख लो, फिर 3 और 3 लिख दो। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो कि 3 लिखो, 3 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो। कोई फर्क पड़ेगा इससे? नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो इसको ऐसा लिखो 3 3 3 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप किस वे में लिख रहे हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट यूनिकनेस रहेगी कि सिर्फ एक ही तरीका रहेगा लिखने का, कि जहां पे 3 तो 3 बार आ रहा होगा, देख लो आप हर जगह यूनिकनेस तो है ना, 3 3 बार आ रहा है, ठीक है, और 2 एक बार आ रहा है। तो 54 को लिखने का तरीका यही है कि यहाँ पे 2 तो एक बार आएगा, 2 की पावर 1 लगा दी मैंने, और 3 3 बार आएगा, 3 की पावर 3 लगा दी। समझ गए? दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिकनेस। ठीक है, जैसे 9 को लिखने का एक ही तरीका, 3 की पावर 2 ही लिख सकते हो, और तरीका नहीं है 9 को लिखने का। समझ गए बात को? जैसे अगर अपने एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे सपोज करो, चलो 108 ले लिया, 54 का डबल, तो इसमें 2 2 बार आएगा और 3 3 बार आएगा। ठीक है, आपको उसे डायरेक्टली कैसे कर दिया भाई, 54 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ही 108 बनाना, तो यहाँ पे 2 एक बार थे, 2 में 2 बार ले लिया। ठीक है, और 3 3 बार ही था। आप चेक कर लो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54, 2 जा 108। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका यही है। हाँ, आप ऐसा लिख सकते हो, पहले 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिख दिया। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूनिकनेस है कि यहाँ 2 2 बार होगा और 3 3 बार होगा, इसको आप नहीं बदल सकते। तो ये इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, और आपको समझ में आना चाहिए कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर को ब्रेक कर सकते हो, कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। आई होप सो द कंप्लीट स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू, राइट? नाउ आगे चलते हैं थोड़ा। अब थोड़ा सा ये चीजें पढ़ लेना, क्योंकि पूछे जाने लगी हैं कि साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन नाम पूछ लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं भाई ये वाला, कि जो करेक्ट प्रूफ था ना फंडामेंटल थ्योरम, देखो क्या लिखा हुआ है कि एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ दिस थ्योरम, जो ये वर्जन, जब ये थ्योरम हमने पढ़ी है 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये सबसे पहले प्रोबेबली रिकॉर्ड की गई थी यूक्लिड एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, बिफोर इट केम टू नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब कि उसने थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दिया था इस चीज का, बट द फर्स्ट करेक्ट प्रूफ जो दिया था वो दिया था गोस ने। ठीक है, एक जो बुक आई थी इनकी, इसके अंदर इन्होंने इसका प्रूफ दिया था। और जो गोस है, इनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन भी बोला जाता है, और कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 3 ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम अलोंग विद आर्किमिडीज एंड न्यूटन। ही वाज मेड फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, अब यूनिक के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है जी, फिर एक लाइन आती है, वो चीजें इंपॉर्टेंट लाइन को बार बार बोला जाता है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक। ऑब्वियसली बात है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक ही होता है, जो जिससे डिवाइड होगा उसी से डिवाइड होगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। आप ऑर्डर इधर उधर कर दो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए, कि मान लीजिए कि आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है 1250। अब कोई बच्चा इसको स्टार्ट करेगा 2 से डिवाइड करना, कि हाँ सर इवन नंबर, लेकिन कोई कहेगा यार 2 से करूंगा तो बड़ा पड़ेगा, पहले एक काम करता है, जीरो दिख रहा है ना यूनिट प्लेस पे, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? जीरो। और हमें पता है जो नंबर 0 और 5 और लास्ट में 5 से डिवाइड होता है। तो कोई बच्चा इसको स्टार्ट करेगा 2 से करना, 2 6 जा 2 2 जा और ये, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे के मन में ये चीज आए कि नहीं हम तो ऐसे करेंगे, क्या हम पहले 5 से कर लेंगे, 5 2 जा 10। ठीक है, 2 बच गया, 5 5 जा, फिर 0। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर के अंदर, आप देख लीजिए आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर 5 से किया, फिर 10 टाइम, फिर 5 से किया 2 टाइम, और लास्ट में 2 आ गया। और एक बच्चे ने ऐसे किया, फिर 5 से किया 125,
फिर 5 से किया 25, फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 1। तो देखो बात वही आ रही है क्या, इधर भी देखोगे तो 2 फिर 5 4 बार आ रहा है, इधर भी देखोगे तो पहले 5 4 बार आ गया और फिर 2 आ गया। तो आई होप सो नाउ दिस थिंग इज क्लियर कि ऑर्डर चेंज हो सकता है बट यूनिकनेस वही रहेगी कि 2 एक बार ही आएगा, 5 4 बार ही आएगा। समझ गए बात को? कोई कंफ्यूजन इस चीज में है तो बेटा कमेंट में लिख के बता देना मुझे, ठीक है। नाउ अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपको समझना है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग समझते पहले क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनता है। 4 की पावर n दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ठीक है। या 6 की पावर n भी हो सकता है, 2 की पावर n भी हो सकता है, 5 की पावर n भी हो सकता है, यहाँ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 7 पावर n कुछ भी हो सकता है। तो बेसिक समझ लेना है इसका। तो कंसीडर द नंबर 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है भाई साहब, धन्यवाद बताने के लिए कि n क्या है, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। आपको चेक करना है कि वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, कि क्या दुनिया में कोई n की ऐसी वैल्यू है नेचुरल नंबर में फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। आपको समझना कि क्या बोल रहा है कि आपने एक नंबर कंसिडर किया 4 पावर n और बोल दिया कि यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये साइन जो मैंने बनाया एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। मतलब n जो वैल्यू आपको लेनी है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। तो सिंबल भी देखो, ठीक है, कि n नेचुरल नंबर है और 4 पावर n। अब क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि दुनिया में से कोई भी एक ऐसा n ढूंढ के बताओ कि जब मैं n की जगह पे उस वैल्यू को पुट करूं तो 4 पावर n के लास्ट में 0 डिजिट दिखना चाहिए। 0 डिजिट मतलब लास्ट में मुझे 0 दिखना चाहिए। जैसे अच्छा, इसका मतलब क्या है कि एंड विद डिजिट 0। क्या आप मुझे कोई एग्जाम्पल दे सकता है ऐसा कुछ नंबर्स? इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन के पार्ट बात कर रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल बताओ जो 0 से एंड हो रहे हैं। हाँ सर 10 हो रहा है ना, 0 से एंड हो रहा है, देखो 0 हो रहा है लास्ट में। 100 है ना, 0 से एंड हो रहा है। 50 है ना, 0 से एंड हो रहा है। 70 है ना, 0 से एंड हो रहा है, ठीक है। 1250 है ना, 0 से एंड हो रहा है। ये मीनिंग होता है एंड विद डिजिट 0। समझ गए कि जिसके लास्ट में 0 आ रहा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि 4 पावर n, जहां पे n एक नेचुरल नंबर, आपको बताना है कि क्या दुनिया में कोई भी एक n की ऐसी वैल्यू है जिसपे अगर मैं रख दूं यहाँ पे तो 4 पावर n मेरा 0 आ जाए लास्ट में। देखते हैं कुछ पहले हिट एंड ट्रायल मेथड देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का मीनिंग समझना है अपन को, ठीक है। तो मैंने n इक्वल टू 1 पुट किया तो ये 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1 हम जानते हैं 4 होता है। मैंने n इक्वल, ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, पहले आप समझ लो फिर बताऊंगा क्या चीज है। n इक्वल टू 2 पुट किया तो 4 पावर 2 इक्वल टू 16, 0 नहीं आ रहा है। n इक्वल टू 3 पुट किया तो 4 पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया भाई, 64, 0 नहीं आ रहा है। अरे भाई आप कुछ भी रख के देख लो, 0 नहीं ही आएगा। 4 पावर 4 करोगे 256 आएगा, इसमें भी 0 नहीं आ रहा। आप खुद देखो ना, 4 6 4 6 4 6 4 6 ही रिपीट होगा। समझ गए, 0 तो नहीं आने वाला। तो एक तरीका तो ये है, ये सॉल्यूशन का एक तरीका है, दिस इज मेथड 1। क्या है मेथड 1? कि आप n इक्वल टू 1 2 3 4 लिख के बताओगे और फिर कहोगे सो इट विल कीप रिपीटिंग 4 and 6 ओनली। आप क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे लिखोगे कि गिवन इज 4 पावर n where n is a natural number, let put n equal to 1, that means 4 power 1 equal to 4, n equal to 2, 4 power 2 equal to 16, n equal to 3, 4 power 3 equal to this, n equal to 4, 4 power 4 is this, ठीक है। Here we can see that, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, लिख सकते हैं अपन लैंग्वेज। Here we can see that the unit digit is either 4 or 6, unit digit is either 4 or 6, ठीक है। So there is no n, there is no such n for that, यानी दुनिया में ऐसा कोई भी n नहीं है जिसके ऊपर ये 0 डिजिट से एंड हो जाए, मतलब जिसके लास्ट में 0 आ जाए। दिस इज मेथड 1 और सिंपल मेथड। आई होप सो क्लियर होगा कि आपको n की वैल्यू रख रख के बतानी है और आपको 2-4 एग्जांपल देने हैं और उसके बाद आप कह दोगे देखो पैटर्न बन गया कि यहाँ 4 6 4 6 4 6 से रिपीट हो रहा है। तो दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके ऊपर इसके लास्ट में 0 आ जाए। आई होप सो दिस मेथड इज क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड 2 की, जो कि इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको समझना है कि 0 कैसे आता है, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं बाद में काम आएगी। तो आप कहोगे ठीक है, मतलब आपको मैं एक मेथड बता चुका हूं जिसका आप यूज करके सॉल्यूशन लिख सकते हो, लेकिन जो बच्चा ज्यादा क्यूरियस है, जिसको समझना है बेसिक्स अच्छी चीजों को, वो इस मेथड पे भी फोकस करे, जो कि थोड़ा सा समझने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, आपको थोड़ा सा आ सकती है, ठीक है।
लेकिन उसके बाद में आपको बिल्कुल मस्त लगेगा। तो बात कह रहा है कि अच्छा मुझे जीरो से एंड करवाना है, जीरो से एंड करवाना है मतलब मेरा नंबर ऐसा होना चाहिए, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 40 जीरो से एंड हो रहा है। आप इसकी पोस्टमार्टम कर दो अच्छे से कि यार ये 40 बना कैसे। तो 40 बना 4 × 10 करके। अच्छा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तब जीरो आया होगा। जैसे आपने एक नंबर लिया 170 जो कि जीरो से एंड हो रहा है, तो आप मुझे बताओ 170 का पोस्टमार्टम करूंगा तो लास्ट में मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो लास्ट में जीरो आया होगा। यानी यहां से अपन की बात समझ में आती है कि किसी भी नंबर के लास्ट में आपको जीरो दिख रहा है, वो नंबर पक्का 10 से मल्टी मतलब कुछ नंबर 10 से मल्टीप्लाई होकर ही वो बना होगा। जैसे आपने एक नंबर लिया, सर मैं तो ऐसा नंबर लिखूंगा 1 2 3 4 0, तो बेटा ये 1 2 3 4 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर ही बना है। ठीक है, आप कहोगे सर फिर तो हम तो 100 लिखेंगे, तो 100 भी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने बना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात निकल के आ रही। हाँ यहाँ डबल जीरो है, खुश रहो, ठीक है। लेकिन बात आती है अपन एक सिंगल जीरो पे फोकस कर रहे हैं, लास्ट वाले में जीरो, ठीक है, जो कि पक्का 10 से मल्टीप्लाई होगा। यहां तक बात समझ में आपको? मेथड 1 कंप्लीट करा चुका हूं, चाहो तो आप उस चीज को कर सकते हो, लेकिन ये करना जरूरी है क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर के लास्ट में जीरो आ रहा है, हमने पोस्टमार्टम किया तो हमें ये खबर मिली कि अच्छा वो नंबर पक्का 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी वो नंबर बना है। समझ गए? तो आपने कहा ठीक है, अब मतलब मेन फोकस मेरा पूरे नंबर पर से हटके किस पे बच गया? ओनली 10 पे। यानी कि जो जीरो बन रहा है वो 10 की वजह से बन रहा है, जीरो बन रहा है लास्ट में वो 10 की वजह से बन रहा है। हमने कहा ठीक है भाई, अब हम एक काम करते हैं, जरा इस 10 पे फोकस करते हैं कि 10 कैसे बनता है। हमने 10 पे नजर डाली तो 10 बनता है 2 × 5 करके। अरे इसका मतलब अगर मैं इस 40 की बात करूं तो 40 के फैक्टर करना जरा, तो आपने 40 के फैक्टर किए तो 40 के फैक्टर हुए 4 और 10। सर आपने तो वैसे नहीं करे फैक्टर, तो बेटा आगे फर्दर ऐसे कर ले, इसको कर ले 2 × 2 और इसको कर ले 2 × 5। इसका मतलब जो नंबर दे रखा होगा उसके फैक्टर में 10 होगा, और 10 के फैक्टर में आगे खुदाई करने पर हमें पता लग रहा है कि 10 का मतलब तो 2 और 5 था। जैसे अगर मैं बात करूं 170 की, तो 170 का मतलब होता है 17 × 10, और 10 को लिख रहा हूं मैं 2 और 5। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि कोई भी नंबर अगर लास्ट में जीरो आ रहा है मतलब वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। 10 की थोड़ी खुदाई करने पे हमें पता लगा कि उस नंबर में 5 और 2 दोनों प्रेजेंट होंगे। ये क्या बोल दिया आपने? उस नंबर में 170 में 5 और 2 दोनों प्रेजेंट है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि 5 और 2 दोनों मिलकर ही 10 बना सकते हैं। बात समझ में पल्ले पड़ी वाली बात, कि आपको कभी भी 10 बनाना है तो 10 बनाने का मतलब होता है वहां पे 2 और 5 दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर किसी एक बात पहले बोल देता हूँ, किसी बच्चे को लग रहा होगा सर जब मेथड 1 हो चुका है तो काहे मेथड 2 बता रहे हो। अगर आपको अच्छे से नॉलेज लेनी है, लिमिटेड टाइम में हो जाएगा, सिलेबस आपका नहीं फैलेगा, लेकिन कंसेप्ट समझते चलो। ठीक है, नॉलेज ले लो, आगे जाके काम आती है। ठीक है, वापस आते हैं। जीरो से एंड होने का मतलब है 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 10 से मल्टीप्लाई होने का मतलब उसके फैक्टर में 5 और 2 दोनों आए होंगे। यहां से अपन को समझ में आ गया कि अब अगर मुझे किसी नंबर के बारे में पता करना है, किसी भी नंबर के बारे में पता करना है कि उसके अंदर 10 से डिजिट मतलब लास्ट में 10 आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब उस नंबर के फैक्टर्स में, उस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों का होना प्रेजेंट है। क्योंकि अगर मैं अकेला 2 लिख दूं, जैसे 17 को मैं अकेले 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 को हटा दूं, तो बेटा 34 ही बनेगा, जीरो से एंड नहीं हुआ। ये 17 को मैंने अकेले 5 से मल्टीप्लाई किया तो 85 ही बनता, जीरो नहीं होता एंड में। लेकिन हमें पता है कि जब 2 और 5 मिलते हैं तो जीरो बन जाता है लास्ट में। बनता है नहीं बनता है? इसका मतलब अगर मुझे अब से किसी नंबर के बारे में पता करना है तो हम सिर्फ उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। ये हिट एंड ट्रायल मेथड जो आपने यूज किया ना, n = 1 रखो, n = 2 रखो, ये ना रखो। आपको अगर चेक करने को बोला कि 4 पावर n, तो आप लिखोगे, अब सॉल्यूशन मेथड नंबर 2 बता रहा हूं, तो गिवन है 4 पावर n। ठीक है, गिवन नंबर क्या है आपका? 4 पावर, दिस इज मेथड 2, लिख लो इस चीज को। गिवन नंबर है 4 पावर n। ठीक है, 4 पावर n को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर n। हाँ, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। और हमें पता है पावर ऑफ पावर वाला, a की पावर m की पावर जो n लगती है यहाँ पर a पावर mn हो जाता है, या मैं इसको 2 की पावर 2n लिख सकता हूँ। यानी कि मैंने 4 के टुकड़े किए तो मेरे को टुकड़ों में नजर क्या है आपको वैसे साइड में देसी तरीका समझा देता हूँ। ये है 4 की पावर n, मैंने 4 को लिखा 2 × 2, देखो फैक्टर करे तो ये 2 की पावर n बच गया, 2 की पावर। आपको यहाँ पे ओनली 2 नजर आ रहे हैं ना? पावर एन का मतलब है एन कुछ भी हो सकता है, उससे अपन को लेना देना नहीं है, अपन को बेसिक फैक्टर पे ध्यान देना है। ओनली 2 प्रेजेंट है ना यहाँ पे? क्या आपको यहाँ पे 5 दिखा? एक भी 5 दिखा? नहीं।
जैसे आपको एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने 4-5 जगह 2 लिखे और यहाँ पे अगर एक भी 5 लिख दिया तो 5 इस 2 से मिलकर बना देगा 10, और ये हो गया 16, तो 160 बन गया ना। यानी कुल मिला के बात ये है कि मुझे एक पेयर चाहिए 2 और 5 का। 2 और 5 का अगर मुझे एक भी पेयर नजर आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा 10 बन जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, जो आपने 4 की पावर n का 4 का पोस्टमार्टम किया, 4 के फैक्टर किए, 4 के टुकड़े किए, क्या आपको यहाँ पर ओनली 2 प्रेजेंट दिख रहा है ना? क्या यहाँ पे आपको 5 दिखा? नहीं दिखा। जब यहाँ पे 5 नहीं दिखा तो क्या पॉसिबल है 10 बनना? नहीं है पॉसिबल 10 बनना। जब 10 बनना पॉसिबल नहीं है तो क्या ये एंड हो सकता है 0 डिजिट से? नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन में आप लिखोगे, सो दिस इज, आपने ऐसा लिखा ना ये वाली लाइन, इतना पोर्शन लिखो, ठीक है, ये साइड वाला वर्क था। तो अब आप लिखोगे हेयर वी कैन सी, अभी तो लिख लो यार, मेरा लिखने वाला सारा। हेयर वी कैन सी दैट 4 पावर n कैन बी रिटन एज 2 पावर 2n, okay, 4 power n can be written as 2 power 2n. we know that we know that to end a number, we know that to end a number with digits 0, हम जानते हैं कि किसी नंबर को 0 डिजिट से एंड कराना है, ठीक है। so we know that to end a number with digit 0 we need we need both we need both 2 and 5, but here we have only 2। here लिख लो, मैं समझा दूं उसका मीनिंग, बट here we have only 2 not 5, so it cannot end with digit 0। क्या बोल रहा है कि भैया, और ये लाइन समझ लो आप भी, कि किसी नंबर को 0 से एंड कराने मतलब मुझे वहां 2 और 5 दोनों चाहिए, बट यहाँ मेरे पास ओनली 2 है, 5 तो है ही नहीं, तो मेरा 0 नहीं बनेगा। समझ गए बात को? एक दो एग्जांपल हो लेता हूँ फटाफट से, ये पूरा बेसिक समझा दिया है। जैसे कोई पूछे बताइए 2 की पावर n कभी 0 से एंड होगा, तो आप कहोगे 2 की पावर n में ओनली क्या प्रेजेंट आपके पास पे 2, 5 प्रेजेंट नहीं है, तो नहीं बन पाएगा। कोई पूछे आपसे बताइए 5 की पावर n कभी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए 0 से एंड होगा, तो आपने एक मेथड, फर्स्ट मेथड दोबारा देख लो एक बार जल्दी से। आप n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 रख के देखना एक बार जरा। तो n इक्वल टू 1 रखा तो 5 की पावर 1 5 होता है, n इक्वल टू 2 रखा 5 की पावर 2 25 होता है, n इक्वल टू 3 रखा 5 की पावर 3 125 होता है। आपको यूनिट प्लेस पे ओनली 5 नजर आएगा। समझ गए? यानी 5 की पावर n हमेशा यूनिट प्लेस पे 5 होगा, 0 नहीं होगा। तो आप वैसे ही बता सकते हो कि 5 की पावर n में ओनली क्या प्रेजेंट है? 5। 2 प्रेजेंट ही नहीं है, तो जब 2 प्रेजेंट ही नहीं है तो 5 और 2 मिलकर ही तो 10 बनाते हैं। कोई आपसे पूछे बताइए 8 की पावर n डिजिट 0 से एंड होगा या नहीं होगा, तो आप कहोगे जब 8 की पावर n को मैं एक्सपेंड करता हूं तो मेरा एक्सपेंशन कुछ ऐसा बनता है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे 2 की पावर n 2 की पावर n 2 की पावर n ही नजर आ रहा है, कोई 5 ही नजर नहीं आ रहा, और मुझे तो दोनों 2 और 5 चाहिए 10 बनाने के लिए। तो अकेला 2 तो भाड़, बोलते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो वही वाली बात है कि अकेले 2 से तो काम नहीं होगा भाई, मुझे 2 के साथ 5 भी चाहिए, 5 के साथ 2 भी चाहिए। ना अकेला 2 पॉसिबल बना सकता है 10 को, ना अकेला 5 बना सकता है 10 को। ये कंसेप्ट आगे बहुत काम आएगा, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। तो ये अपना काम बन गया कि नहीं 8 पावर n एंड नहीं हो। कोई पूछे 6 की पावर n, बताइए 0 आएगा कभी लास्ट में? आप कहोगे 6 की पावर n में अगर आप देखो तो इसमें बन रहा है 2 इंटू 3 की पावर n। देखो मेथड 1 आप खुद लगा के देखना, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 रख के देखना, आपको हमेशा यूनिट प्लेस पे 6 नजर आएगा, ठीक है। अपन इस मेथड फोकस करते हैं, तो आप लिखोगे 2 इंटू 3 की पावर n, तो ये बन गया 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। यहाँ पे 3 के तो छोड़ दो, अपन उसे लेना देना नहीं है। 4, हम दोनों 0 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए 2 और 5 दोनों, लेकिन हमारे पास क्या है ओनली वो लैंग्वेज जो मैंने लिखवाई, वो लैंग्वेज चिपका देना यहाँ पे। बट हेयर वी हैव ओनली 2 नॉट 5, सो इट कैन नॉट एंड, ठीक है। कोई पूछे बताइए 7 की पावर n होगा नहीं होगा, आपको 7 पावर n में हमारे पास तो ओनली 7 है, ना 2 है ना 5 है, तो ये कैसे हो जाएगा? जब अकेले 2 होने पर नहीं बन रहा था, अकेले 5 से नहीं हो रहा था, यहाँ तो 2 और 5 दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं है। समझ गए? तो आई होप सो दिस मेथड इज क्लियर, और क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लूं, कोई पूछे बताइए 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n, बताइए ये 0 से एंड होगा नहीं होगा? क्या हो जाएगा? वी रिक्वायर बोथ 2 एंड 5 बट वी हैव ओनली 2, सो इट कैन नॉट। समझ गए? कोई पूछे बताइए 5 की पावर n इंटू 7 की पावर n, ऐसा भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको हियर वी हैव ओनली 5 नॉट 2, नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब बात आती है इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये नया मेथड है, इस मेथड की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद में इस एग्जांपल को कवर करेंगे, उसके बाद में इसी से रिलेटेड ये एग्जांपल है और उसी मेथड से रिलेटेड ये एग्जांपल है, और सेम मेथड से रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज बैठेगी
तो ये काम अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक कोई दिक्कत आई हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, टेक केयर। ट्राई करूंगा रेगुलर रहने का, रेगुलर रहेंगे यार। ओके।